तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे ह्यूमन वैल्यूज़ और एनवायरमेंटल स्टडीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो आप सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप जो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और मेरी प्लेलिस्ट में आपको 1000 के आसपास एमसीक्यूज मिलेंगे। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, जिसमें सीसेस यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर भी है, क्योंकि अभी तक एक ही बार ये हुआ है। अब इस बार जो है दिसंबर 2023 का दूसरी बार पेपर होगा सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी, और उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर भी एनईपी लागू हो रहा है वहाँ पर भी सेकेंड टाइम ही होगा। आप मेरे चैनल पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी प्लेलिस्ट देखिएगा, क्योंकि ये पेपर पहले एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से सीसेस यूनिवर्सिटी में चलता था। वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारे सॉल्व है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप उसको देख सकते हैं। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये जो है आपका सब्जेक्ट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बीए बीकॉम बीएससी के लिए कंपलसरी पेपर है। चलिए मैं पार्ट सेकंड डिस्कस करता हूँ आपसे, यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। रिवीजन पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो है क्वेश्चन और सीधा आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे मौलिक परिकल्पना जो अवश्यमेव रूप से सभी विपणन क्रियाओं का आधार मानी जाती है, तो वो होती है ऑप्शन बी की उपभोक्ता की संतुष्टि उत्पन्न करने की आवश्यकता। ठीक है, विपणन संगठन का मैट्रिक्स प्रकार का विपणन के अधिक अनुकूल है, तो होता है बहु उत्पाद या बहु बाजार स्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन विपणन का खंड नहीं है, तो वो है फर्म। विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य देश हैं, तो देखिए वो हैं 149। भारत में किस वर्ष उधार नीति अपनाई गई? सन 1991 में। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, तो वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, एमएनसीज। 20वीं शताब्दी के मध्य दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था, तो वो क्या था? वो व्यापार होता था। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, तो उसे हम कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। निम्न में से किस का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है? WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले घटक हैं, तो देखिए परिवहन प्रौद्योगिकी और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की जगह हम दूसरा वर्ड तकनीक भी यूज करते हैं, तो सी करेक्ट आंसर है दोनों। निम्न में से कौन विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है? तो वो होता है विदेशी व्यापार। विपणन की सामाजिक धारणा दी थी, तो वो दी थी फिलिप कॉटलर ने, और फिलिप कॉटलर ही मार्केटिंग के फादर माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा विपणन के। निम्नलिखित में से कौन सा 6M में सम्मिलित नहीं है जो कि साधनों के सुचारू तथा प्रभावशाली प्रयोग में होता है? तो वो होता है जनसमूह। समष्टि विपणन की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो की गई थी R. मेयर के द्वारा। किसी फर्म की वस्तुओं, प्रथाओं तथा सेवाओं की उसके सबसे बड़े प्रतियोगी लगातार मापने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेंच विपणन। ठीक है, निम्नलिखित में से पूंजी बाजार कौन सा नहीं है? तो जो सर्राफा बाजार है, जहां पर सोने चांदी का बाजार कहा जाता है जिसे, है ना, उसे सर्राफा बाजार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो पूंजी बाजार का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में कैपिटल मार्केट बोलते हैं। क्रेता
तथा विक्रेता के मध्य मौखिक समझ पर आधारित विक्रय, जिसमें कोई मूल्य तय नहीं होता या निश्चित होता है कि क्रेता बाजार का वर्तमान मूल्य देगा, तो इसे कहते हैं, इसे हम मौखिक विक्रय कहते हैं। ठीक है, ओरल सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का स्थूल वितरण कार्य नहीं है? उसे हम थोक तथा प्रचून कहते हैं। अनुज्ञप्ति माल गोदाम जो आयातित वस्तुओं का भंडारण टटकर देने तक स्वीकार करता है, तो जाना जाता, उसे हम अनुबंधित माल गोदाम कहते हैं। विपणन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के प्रवाह की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो यह कथन किसका है? तो यह कन्वर्स, हुजी और मिचेल का, तो सी इसका राइट आंसर है। उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल कब प्रारंभ हुआ? सन 1950 में। प्रभावपूर्ण विपणन सहायता करता है, तो नए उत्पाद के विकास में, प्रतिस्पर्धी वातावरण के निर्माण में और उत्पाद की मांग का सृजन भी करते हैं, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एक व्यवसाय में सर्वोपरि महत्व का पहलू है, तो वो होता है विपणन। विपणन की सबसे पुरानी अवधारणा है, तो वो होती है उत्पादन विपणन। उत्पादन अवधारणा के समर्थक थे, तो वो थे प्रोफेसर पाइले। विपणन का क्षेत्र विक्रय के क्षेत्र की तुलना में है, क्या है? वो विस्तृत है। ध्यान रखिएगा कि जो मार्केटिंग का एरिया है, तो वो सेल्स के एरिया से थोड़ा सा ज्यादा अधिक विस्तृत होता है। विपणन क्रिया समाप्त होती है किस पर? विक्रय के बाद सेवा प्रदान करके, जिसे हम आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। विपणन का कार्य संपर्क स्थापित करना, यह किसने कहा? ये कहा पॉल टी चैरिंगटन ने। मैकगैरी के अनुसार विपणन के कार्य हैं, तो वो है 6। क्लार्क एवं क्लार्क ने विपणन के कार्य बताए हैं 8। विपणन प्रणाली महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रवाहों का समूह है जो एक संगठन को उसके बाजारों से जोड़ता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है विलियम जे स्टेंटन ने। विपणन है, तो देखिए विपणन विज्ञान और कला दोनों है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। विपणन है, तो विपणन देखिए एक मानवीय क्रिया भी है, ग्राहकोन्मुखी क्रिया भी है और विनिमय क्रिया भी है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। विपणन का संबंध किससे है? तो इकोनॉमिक्स से भी है, सोशियोलॉजी से भी है और पॉलिटिकल साइंस से भी है, तो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो सबसे पहले आपको दोनों कथन पढ़ने हैं और फिर यह बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी केवल पहला कथन सही है कि 1990 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया ने भारत में आर्थिक विकास को गति दी। ऐसे ही यह है कि 1991 के उदारीकरण या आर्थिक सुधारों के पीछे मुख्य कारण क्या थे, तो ये भी आपको अब बताना है ना। इन्होंने कूट दे दिए हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं, तो ये भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है कि चारों कथन सही हैं कि उदारीकरण के या आर्थिक सुधारों के पीछे चारों प्रमुख कारण थे कि विशाल बाहरी ऋण और राजकोषीय घाटे में वृद्धि भी हो गई थी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही थी और भुगतान संकट का संतुलन और इराक युद्ध, ये चारों ही थे। ठीक है ना, तो डी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आपका कि दोबारा इसके बाद है कि 1991 के सुधारों में भारत सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहले नरसिम्हा समिति फर्स्ट की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर थी। इस संदर्भ में समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं सुझाई गई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना की जानी चाहिए, बैंकों के संविधि चल निधि अनुपात में कमी और ब्याज दरों का विनिमय। ठीक है ना, तो बी करेक्ट है। फिर से एक नया क्वेश्चन है, देखिए ऐसा
कि 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत या अंतर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुधार नीति शुरू की गई थी? तो इसमें भी बी करेक्ट है, यानी कि 2 और 3 नंबर, कि निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना और विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति देना, है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन हैं, तो भी करेक्ट है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? जुलाई 1991 में। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? केंद्रीयकरण। 1946 और 1978 में भारत का विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो वो हुआ 8 नवंबर 2016 में। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी एम विश्वेश्वरैया ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? तो वो ही सन 1991 में। भारत में निम्नलिखित में से किसके बीच पहली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए थे? सन 1991 से 2000 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो वो था जूट का। वैश्वीकरण का अर्थ है, ठीक है, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन का अर्थ कि व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। वैश्वीकरण को कहा जाता है, नहीं, वैश्वीकरण का दूसरा नाम तो वो होता है आपका भूमंडलीयकरण, ठीक है। और ये जो निजीकरण है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन, और WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, सीधी सी बात है, वो बढ़ेगी। इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है? ठीक है, तो वह उद्यमियों को प्रोत्साहन। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो प्रतिस्पर्धा, उदारवादी नीतियां और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव, तीनों शामिल हैं। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य हैं, तो ये भी तीनों है कि वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी या तकनीक का मुक्त प्रवाह। तो डी करेक्ट है कि इनमें सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? तो वो कृषि और ग्रामीण में देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए अभी जो क्वेश्चन आया था पहले पिछली वीडियो में, तो उसमें 2006 तक थे 149, और इस समय देखें एट प्रेजेंट टाइम तो विश्व व्यापार संगठन के देशों की संख्या 164 है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं 149 आए तो वो 2006 तक थी। व्यापार, पूंजी, तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है, किसको? वैश्वीकरण को। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था जुलाई 1991 में। देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सेवाओं से वंचित है? 85%। संयुक्त पूंजी वाले कंपनी में पूंजी का कितना प्रतिशत भाग सरकार के पास होता है? तो होता है 51%। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए ना तो विश्व बैंक है, ना IMF है और ना UNO है। UNO का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
और IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना परसेंट था? केवल 2%। जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है, तो वो कहलाता है शॉपिंग मॉल। आप अक्सर आपने देखा होगा, आप तो शॉपिंग मॉल बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है? बिहार। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? सन 1991 में। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया? तो वो किया समर्थन एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप आंसर टिक लगाएंगे एडम स्मिथ पर। उदारीकरण का तात्पर्य है तो वो है निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखिए, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला, तो तीनों ही हैं, तो डी करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो जो संतोष है ना, वो आपकी MNCs नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाकी तीनों हैं। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र बन गया? तो वह है बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति के घटक हैं तो वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों ही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है, तो तीनों ही हैं कि नए कारखानों की स्थापना की जा सकती है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना भी हो सकता है और स्थानीय कंपनियों से साझेदारी भी हो सकती है, तो डी करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। पारल ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोको कोला ने। थम्स अप पे देखिएगा बॉर्डर पर लिखा होता है अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी, ठीक है, जैसे लिम्का है उस पर भी लिखा होगा, थम्स अप पे भी लिखा होगा। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखिए, नोकिया तो फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है, नोकिया के जो मोबाइल्स थे, है ना, और डाबर जो है वो हमारी भारतीय कंपनी है। जो आपकी सोनी और सैमसंग है तो ये आपकी जापान और साउथ कोरिया की कंपनियां होती हैं, है ना। तो डाबर जो है वो हमारी इंडियन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड बड़ा छोटा सा देश है, वहीं की है नोकिया कंपनी। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है किसका? अमेरिका का। निजीकरण का तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ हस्तांतरित करना। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा हमारे इंडिया का है। वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? आधुनिक युग की। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो वो है हमारी टाटा। निम्न में से कौन सी समस्या का सामना उपभोक्ताओं को नहीं करना पड़ रहा है? तो वो है केवल, नहीं कह रहा है आपसे, केवल उत्पादों की गुणवत्ता का। उपभोक्ता अपने अधिकारों का प्रयोग निम्न के अभाव में नहीं कर पाता है। वित्तीय दशा के। BIS का अर्थ है, पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अदालतों में नहीं होता, जो भी हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स होती है ना, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट। तो ये व्यूअर्स आपकी कंप्लीट हो गई है यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो केवल अब यूनिट नंबर 1 का 2nd पार्ट रह गया, तो उसे भी मैं जल्दी जो है अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी वीडियो का लिंक शेयर करते रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।